हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद ये करेंगे कि आप इस वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो ये क्वेश्चन एक बार में ही कंप्लीट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में, इससे सरल आपको मुश्किल ही कहीं मिलेगी। इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। कल हमने आपको यहां पर परावर्तन की व्याख्या कराई थी। जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि परावर्तन वाली व्याख्या, वो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पर बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फास्टली यानी शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। चलिए अब अपवर्तन समझेंगे। परावर्तन और अपवर्तन समझेंगे किसे कहते हैं। देखिए बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, हमने मान लीजिए शीशा रखा हुआ है, प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है और चिकनी सतह से टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा समझेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह, यानी कि ये जगह कैसी है, पारदर्शी, यानी आर पार लाइट चली जाएगी। तो यहां से जब लाइट आ रही है तो वो इस माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। ये हम मान सकते हैं ये वायु वाला माध्यम है, यानी विरल है। वायु को हम विरल मानेंगे। और ये बेटा क्या है, सघन। सघन मतलब ये पूरा है, ये पूरा एरिया हम कांच मान सकते हैं। ये पूरा क्या है, ये कांच वाला एरिया है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण इस माध्यम में प्रवेश करेगी, ये माध्यम कौन सा था, वायु का था, और ठोस वाले घना जो कठोर है उसमें प्रवेश करेगा तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा। किधर कैसे विचलित होगा, ये अवलंब की ओर मुड़ जाएगा। वैसे जान चाहिए बेटा एकदम सीधा, लेकिन सीधा ना जाके ये अवलंब, पहले हम अवलंब रेखा बनाते हैं। अवलंब रेखा 90 डिग्री एंगल से बनाती हुई जाती है। तो सीधे ना जाकर ये अवलंब रेखा की ओर, यानी कि नीचे इधर अवलंब की ओर, इधर ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया, तो थोड़ा अपने पथ से विचलित हो गया, ठीक है। तो इसी को बेटा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन की व्याख्या, ठीक। वो अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने पथ से तो वैसे जाना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ये इधर मुड़ गया है, इसी को बोलेंगे अपवर्तन। तो यहीं पर हम यहाँ पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं। ये बेटा हमने चित्र जो बनाया हुआ है इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से समझोगे तो समझ लो आपका आधा डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, ये तिरंगाग्र है, ये ऊपर से यानी सन की लाइट से आ रही है। कल वाली वीडियो जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि मैंने कल वहां पर बेसिक से समझाया हुआ था। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण तिरंगाग्र ऊपर से आ रही थी, सन के ऊपर से, है ना, इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो कण है, ऊपर वाला कण वो अभी भी वायु के माध्यम में है, और नीचे वाला जो कण है वो इस तल से टकरा चुका है। और जो नीचे वाला एरिया कैसा है, वो घना सघन है। यानी कि हम यहाँ पर अगर देखना चाहें तो ऊपर से जैसे लाइट आ रही है तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो कण था, यानी कि ये तिरंगाग्र में बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे कण। कल वाली वीडियो आप जरूर देखेंगे, तो देखना, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो तिरंगाग्र है, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर वाला जो कण है वो अभी भी वायु वाले माध्यम में, जैसे इस तरीके से आता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला अभी माध्यम कहाँ है, वायु में, ये यहाँ तक वायु में, ठीक है। ऊपर वाला कैसा है, विरल है, ये विरल माध्यम है, हम वायु लिख सकते हैं। और नीचे वाला बेटा ये वाला पूरा एरिया है वो सघन है, इसको हम सघन बोलते हैं, ठीक है। सघन यानी कि ये ठोस हो सकता है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जैसे ही ऊपर से आ रही है तो अभी भी देखो, ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो कण है अभी भी ऊपर सघन वो विरल वाले माध्यम में है, और नीचे वाला कण इस जगह जैसे टकराएगा तो यहाँ से वो सघन, ये नीचे हम कांच मान सकते हैं, सघन मतलब कांच। तो इसमें जैसे ही प्रवेश करेगा ये ठोस कठोर हो जाएगा। तो इसमें जो कण होगा, जो जिस वेग से, जिस स्पीड से आ रहा था, उसका स्पीड यानी चाल बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है, पहले ये वायु में गति कर रहा था, अब ये कांच में गति करेगा। तो कांच में जैसी गति करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन आएगा तो मैंने अभी आपको समझा था, इसमें अपवर्तन हो रहा है। पहले विरल में चल रहा था, अब कैसे चला, कांच में, ठोस में। तो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। वैसे जाना चाहिए था बेटा, कैसे, इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अवलंब की ओर, ये अवलंब रेखा होगी, तो अवलंब रेखा की ओर ये इधर, यहाँ से नीचे की ओर इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये इधर गया, वैसे जाना चाहिए था कैसे, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अवलंब रेखा की ओर इधर नीचे की ओर इधर साइड मुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर यहां पर प्रकाश की चाल है,
यानी कि जो लाइट है उसकी जो चाल है, जो कुछ भी हो वो अलग रहेगी, और यहाँ पर जैसे ही इसमें एंटर करेगा वहाँ पर प्रकाश चाल अलग हो जाएगी। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जब ये तरंगाग्र जैसे यहाँ पर टच करता है, इस जगह पर टच करता है, उस समय ये वाला कण वायु में गति करेगा तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। अभी चला कितना है ये हमें ज्ञात करना है। कल वाला बेटा वीडियो आप ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें मेहनत ज़्यादा की है और इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये वाला कण यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा तब ये कितना चलेगा, ठीक है। तो वही हम इधर दूरी निकालेंगे। तो जो कुछ भी इधर मैंने समझाया हुआ वैसे मैंने इधर लिख दिया है। माना कि एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, m डैश पर तिरछा आपतित होता है। ये तिरछा आपतित हो रहा है। पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल कितनी हमने v1 माना हुआ है। दूसरे माध्यम यानी कि ये दूसरा माध्यम हो चुका है, ये ठोस है और ये विरल है। तो यहाँ मान सकते हैं यहाँ पे जो चाल है वो v1 है और यहाँ पर चाल क्या है v2 है, ठीक है। v1 और ये v2, ठीक है। अब देखो बेटा, तो हम ये क्या करेंगे, जब प्रकाश तरंगाग्र B से A तक पहुंचेगा तब वो चली गई दूरी कितनी होगी। तो बिल्कुल बेटा यहाँ लिखेंगे हम, जब तरंगाग्र B से A डैश तक पहुंचा है ना, तब चली गई दूरी, हम दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, कहाँ से B से लेके A डैश तक। तो यहाँ लिखेंगे बेटा BA डैश बराबर हो जाएगा, चली गई दूरी का सूत्र होता है, दूरी का सूत्र मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है। ये आपको लर्न होगा। तो B, चलो मैं इधर लिख ही देता हूँ, दूरी बराबर क्या होता है, इसको हटा दो। दूरी बराबर होता है बेटा चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। तो दूरी क्या है B से लेके A डैश तक, तो ये हो गया यहाँ पे BA डैश बराबर चाल, हमने इसको क्या माना है, पहले माध्यम में हमने माना हुआ है V1 इंटू, और समय कितना है T, यानी कि इसको यहाँ तक जाने में हमने T समय लिया हुआ है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे जब ये यहाँ तक पहुँचा है, जितना समय इसने यहाँ से यहाँ तक आने में लिया हुआ है उतना ही इस बिंदु A ने B डैश तक पहुंचने में समय लिया है। अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दूरी कम चली गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, क्योंकि ये माध्यम वही है विरल वाला, जिस वेग से वो आ रहा था उसी वेग से ये गति कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो वेग में परिवर्तन हो गया, ये ठोस है, घना है, चलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर नॉर्मल सड़क पर चल रहे थे, जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से आप किसी विपरीत परिस्थिति वाली सड़क, जैसे हम मान सकते हैं कीचड़ वाली सड़क, पानी वाली सड़क, उसमें उतनी स्पीड से नहीं चल सकते, आपकी स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वायु में चल रही थी, लेकिन जैसे वो इस दूसरे माध्यम पहुंचा है, ये ठोस है, तो उसको चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही पहुंच पाया है, लेकिन इसने यहाँ तक इतनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय की है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी तय की है, ठीक है, A से लेकर B तक। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जब तरंगाग्र या कण बोल सकते हैं, तरंगाग्र A से B डैश तक पहुंचा, है ना, पहुंचा, तब चली गई दूरी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितनी उसने दूरी तय की है। तो ये लिखेंगे बेटा, वही सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दूरी हम A से लेके B डैश, B डैश बराबर हो गया बेटा, चाल क्या है, चाल इसमें हमने माना है V2 माना हुआ है, ठीक है, इंटू समय वही है, क्योंकि समय बराबर ही रहेगा, जितनी समय इसको यहाँ तक आने में लगा हुआ है उतनी समय इसको यहाँ आने में लगा हुआ है, बराबर दोनों को समय दिया गया है, ठीक है। तो इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर बेटा 2, आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में बिल्कुल सिंपल बेटा, आप भरोसा दिलाते हैं एक बार में तैयार हो जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा देखते हैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखना आप, त्रिभुज कौन सा, A डैश में, इस त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि जो आ रही है उस ट्रायंगल में हम देखेंगे इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये लेके चले ना, तो इस त्रिभुज में देखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा साइन थीटा। हम यहाँ पर साइन थीटा क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाने वाले हैं। स्नेल का नियम क्या था आपका बेटा, स्नेल का नियम था आपका साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर बराबर एन, ये तो होता है स्नेल का नियम, ये है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमें साइन आई निकालना है पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण, ये होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे, इस त्रिभुज में एंगल है आई, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा आई, साइन आई रख देंगे थीटा की जगह पे, ठीक है। लंब, तो कोण ये बनाओ, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है। तो लंब ये हो गया, जैसे आप इधर समझे, मैंने मान लीजिए ये त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ये अगर कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी वाली भुजा ये कर्ण होती है। बचा क्या, ये आधार। इसी तरीके से हम यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ये कोण होगी, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो लंब क्या है ए डैश बी, ठीक है, ये होगा। तो लंब हो गया बेटा यहाँ पे ए डैश बी अपॉन कर्ण। अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो ये होगी ए डैश। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा ए डैश, ठीक है। बस अब क्या करना है, क्या करना है, हमने अभी जस्ट समीकरण नंबर 1 में आपको लिखाया होगा, पीछे समीकरण 1 में हमने निकाला था ए डैश बी बराबर आया था V1 इंटू टी, ये आया था समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। वही मान हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा साइन आई बराबर क्या हो गया यहाँ पर V1 इंटू टी अपॉन हो गया ए डैश, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन आई का मान निकाल लिया हुआ, निकाल लिया। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर, हम मानते हैं 2 हो गए थे 3, समीकरण नंबर ये 3 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा साइन आई हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है अब साइन आर। तो क्या लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में देखेंगे आप ए बी डैश और ए डैश, है ना, ए बी डैश ए डैश, ठीक है मैं। तो इसमें देखेंगे आप वही लिखेंगे फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ये होता है ना, लंब बट्टे कर्ण। तो आपको इधर दिख रहा है, चलो इसको अरेंज करके हम इधर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब देखेंगे आप साइन थीटा, इस त्रिभुज में देखेंगे, इसमें कोण ये दिया हुआ है थीटा यानी कि आर, यहाँ लिखेंगे बेटा साइन आर बराबर लंब, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, कोण यही तो है ना, इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब। तो लंब दो कहाँ से, ए से लेके बी डैश तक। यहाँ लिखेंगे बेटा ए और बी डैश अपॉन ए बी डैश आ गया, ठीक है, ए बी डैश ये लंब हो गया। और अब इसमें क्या है नीचे कर्ण है, तो कर्ण देखेंगे इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा आपको ये वाली दिख रही होगी, ये वाली, तो ये हो गया ए डैश। हम यहाँ लिखेंगे बेटा ए डैश, ठीक है, ये हो गया। मान रखेंगे ए बी डैश हमने यहाँ पर अभी निकाला हुआ था आपको समीकरण नंबर 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिख देंगे मान रख देंगे साइन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ निकल के आया था आपका V2 इंटू टी अपॉन ए डैश, ये था, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं बेटा समीकरण नंबर, हम मानते हैं इसको 3 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बेटा स्नेल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसमें क्या आई ऊपर होता है आर नीचे होता है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण किसमें, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तभी तो अपन आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो समीकरण 3 ये हो गया, ये गया। तो यहाँ लिखेंगे बेटा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 इंटू टी अपॉन ए डैश अपॉन, और नीचे साइन आर का मान था ए बी डैश अपॉन सॉरी V2 इंटू टी अपॉन ए डैश, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा बीच में, तो हम ये नीचे वाले हिस्सा ऊपर पहुंचे तो ऊपर से नीचे ये कट जाएगा, तो हम ऐसे मान सकते हैं इससे ये कट गया, ठीक है। अब बचा क्या वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा V1 इंटू टी अपॉन V2 इंटू टी, ठीक है। इस टी से ये टी भी कट हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ लिखेंगे बेटा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बचा हुआ V1 अपॉन V2, ठीक है। आप वैसे यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक और बात समझेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखा था इसलिए में एन होता है, यानी अपवर्तनांक एन, अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपवर्तनांक, ठीक है,
ठीक, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या एन भी तो होता है, तो हमने इसके बराबर एन आप इधर भी लिख सकते हैं एन, तो इसकी जगह मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो आप इतना लिख के डेरिवेशन खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक एक एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ पर भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलेंगे, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो आपका सिर्फ एक लाइक ही तो मांगते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।